आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो है आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हम सबको पता है कि पिछले कुछ महीनों से आईओसीएल का स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से मूव किया है, यानी 100% मूव कर गया है। और अभी इनका स्टॉक प्राइस 184 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन रीज़न यहाँ पर क्यों हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे कि स्टॉक प्राइस यहाँ से ऊपर और कहाँ तक जा सकता है। तो पिछले कुछ महीनों से एज यूजुअल आप देख सकते हैं कि इनका जो स्टॉक प्राइस है एक अपर ट्रेंड में है। ये हमको नज़र से ही नज़र में आ रहा है। फिर भी अगर हम लोग एक ड्राइंग यहाँ पे करें तो हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, ये स्टॉक अपर ट्रेंड में है पिछले कुछ महीनों से। कब से है? 2023 11th मंथ से ये अपर ट्रेंड में है। अब इसके पीछे एक रीज़न है कि पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से हमारे देश में ग्रीन एनर्जी के ऊपर और H2O एनर्जी मतलब हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जिसमें एक लीडिंग प्लेयर है आईओसी, जिस वजह से आईओसी का स्टॉक प्राइस भी अब मूव करने लगा है। अब यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर कहाँ तक जाएगा, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग इस स्टार्टी को एक बार के लिए डिलीट कर दें तो देखो, वो 2023 के 11th मंथ के करीब यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था। गोल्डन क्रॉसओवर यानी कि 7 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया था। जब क्रॉसओवर किया तब मेरे यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव दिखा दिया। उसके बाद ये सुपर ट्रेंड नेगेटिव दिखाया ही नहीं। अब यहाँ से स्टॉक प्राइस सुपर 7 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते 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 देखो यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पहुँच गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी सुपर 7 डे मूविंग एवरेज 21 डे मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर करता है, तो अगर हम लोग वहाँ पर एक ट्रेड लेते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उसके साथ वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो, देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ और यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ, जिस वजह से यहाँ से स्टॉक प्राइस मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है जहाँ पर हम लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में जाए तो देखिए, आईओसीएल का जो स्टॉक प्राइस है, अगर हम लोग इसको डे की जगह अगर हम लोग इसको वीकली में कन्वर्ट करते हैं तो देखो, जब ये स्टॉक प्राइस यहाँ से मूव करते 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 ऊपर चला गया, देखो 2018 में, देखो 2018 के करीब स्टॉक प्राइस 17-18 में भी एक हाई टच किया था। वो हाई किया था, इसको एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो हाई था ये वाला, यानी 148 142 के करीब, 148 को ही पकड़ के चलते, 142 के करीब इन लोगों का एक बार हाई टच किया था 2018 में। तो देखो, जब भी ये ब्रेकआउट लिया तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया। जब भी ये क्रॉस किया फिर से नीचे आया। उसके बाद एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ इसने इस 142 की जोन को तोड़ा। जब भी जोन को तोड़ा, अब स्टॉक प्राइस 184 के करीब आ गया है। तो एज यूजुअल जब भी हम लोगों को पता है कि अगर बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ अपना पुराना जो हाई है अगर उसको तोड़ता है, ब्रेकआउट देता है, तो स्टॉक प्राइस एक ऊपर तक मूव करता है। और अगर हम लोग और देखें 2020 से लेकर लगभग 22 यानी 2 साल तक आईओसी ने कोई रिटर्न जनरेट नहीं किया है। देखो 2021 या फिर 20 के करीब से ही गवर्नमेंट ने ईवी एनर्जी के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। 2021 में शायद उन लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात बोलना स्टार्ट किया। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में अगर सबसे ज़्यादा काम इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने किया है, उनमें से एक लीडिंग प्लेयर है आईओसी। तो उनका स्टॉक प्राइस बहुत पहले से ही मूव करना चाहिए था, पर वहाँ पे मूव किया नहीं। उसके पीछे भी रीज़न है, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, आप बने रहिए। अब हम लोग यहाँ से क्या कोई टारगेट बना सकते हैं आईओसी के आगे? तो देखिए, जब भी मेरा अपना आरएसआई को मैं देखता हूँ, जब भी आरएसआई आईओसी में, मेरा आरएसआई हमेशा 50-50 में सेट रहता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि ओवर ब्रॉड जोन में 50 रखता हूँ, ओवर सोल जोन 50 रखता हूँ। मतलब अगर हम लोग देखेंगे कि आरएसआई में अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे तो जब भी आरएसआई, एक बार वीकली को हम लोग डे में कर लेते हैं, जब भी आरएसआई इस जोन में जाता है, यानी 78 के आसपास जब भी जाता है, 75-85 के आसपास जब भी जाता है, फिर आरएसआई नीचे आता है, यानी स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है, थोड़ा बहुत स्लो डाउन होता है, ये हमारा हिस्ट्री कहता है। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो आरएसआई बिल्कुल वहीं पे आके स्टॉप हो गया है।
यानी 85 के आसपास। अगर यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग बहुत ही हाई प्राइस में बाय कर लेंगे। अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, या से भी अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाए, हो जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पर चांस 50-50 हो जाता है कि यहाँ से एक थोड़ा सा करेक्शन तो होना चाहिए। करेक्शन हो भी तो कहाँ तक आ सकता है, देखिए अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी जो 7 डे मूविंग एवरेज है वो भी पॉजिटिव में है, सब कुछ पॉजिटिव दिखा रहा है। तो अगर ऐसे करेक्शन होता भी है तो मैक्सिमम 142 का जो पहला वाला मतलब 2018 में जो हाई टच किया था, अगर हम लोग उसको अब एक सपोर्ट जोन पकड़ के चले तो शायद यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर करेक्शन भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 163 के आसपास आ सकता है। अपना पुराना जो कैंडल है उसको देखो, ये है 170 और ये है 165, मैक्सिमम यहाँ तक करेक्शन हो सकता है स्टॉक में। तो आप यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा दिन वेट कर लीजिए, तो हो सकता है कि करेक्शन हो या फिर कंसोलिडेटेड करे, तो उसके बाद आप एंट्री लेंगे, फ्रेश एंट्री तो अच्छा होगा। क्योंकि अभी इस प्राइस पॉइंट में एंट्री लेना शायद बेवकूफ़ी हो जाएगा। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो अपना बहुत ही छोटा कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कि अगर बाद में अगर स्टॉक प्राइस करेक्शन हो तो आप एवरेज आउट कर पाओ। तो अगर उसी के साथ अगर हम लोग और डिटेल में देखें कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इस लास्ट 3-4 दिनों में, तो ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टॉक आगे और ज़्यादा मूव लेगा। अगर हम लोग 1 साल का प्रेडिक्शन लेंगे एज एन स्विंग ट्रेडर में हमेशा 2-3 महीने का ही एक व्यू लेता हूँ। तो अगर मैं 2-3 महीने का भी व्यू लूँ तो हो सकता है, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि स्टॉक प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा मूव लिया, अगर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करे, अगर 163 पर आए, उसके बाद फिर से स्टॉक प्राइस चलेगा। आप 50 रुपीज़ का एक टारगेट सेट कर सकते हैं, यानी अगर 170 पे अगर आता है ये स्टॉक प्राइस, तो वहाँ से 50 है तो 210-20 के आसपास एक टारगेट आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो स्टॉक प्राइस जब यहाँ से मूव किया है, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मूव किया है, इसका मतलब है कि जो लोग यहाँ पर स्टॉक में एंट्री लिए हैं, जो बड़े प्लेयर, वो 10, 5, 15% के लिए तो एंट्री नहीं करे होंगे। इन लोगों को बड़ा खेलना है, तो बड़ा खेलने के लिए ये स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर तक जाएगा। अगर आप 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो ये स्टॉक प्राइस फिर से 100x, सॉरी 100x बोलना गलत हो गया, 100% या फिर 200% मूव कर सकता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस देना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ अगर पॉजिटिव है। अब ये सब कुछ पॉजिटिव क्यों है ये जानने के लिए हम लोग को थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा फंडामेंटल की तरफ। उससे पहले अगर हम लोग थोड़ा बहुत फ्यूचर एंड ऑप्शन में देख ले कि ये स्टॉक कर क्या रहा है, तो अगर हम लोग थोड़ा बहुत जाए डिलीवरी में तो देखेंगे कि पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है इसके अंदर, लेकिन डिलीवरी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं डिलीवरी बहुत कम है, लेकिन बाइंग सेलिंग इंटरडे में बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से भी मैंने बोला कि यहाँ से स्टॉक प्राइस थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। अभी मार्केट ऑन है, अभी मार्केट थोड़ा ऑन है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन दिखाना स्टार्ट भी कर दिया है शायद। तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो अगर आप लोग बाई कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत अमाउंट ही बाई कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको कि यहाँ पर इंटरडे में काम बहुत ज़्यादा हुआ है 3 दिन में, लेकिन उतना ज़्यादा डिलीवरी नहीं हुआ है। अगर डिलीवरी बहुत ज़्यादा होता तो मुझे एक कन्विक्शन होता कि स्टॉक प्राइस ऐसे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पोजीशन को कैरी कर रहे हैं घर तक। अच्छा, उसी के साथ अगर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखें, फ्यूचर ऑप्शन में देखिए पिछले 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है, यानी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ है। किसी ने सेल करके यानी शॉर्ट करके नहीं रखा है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट को बिल्ड कर रहा है इस प्राइस ऑफ पॉइंट में, 173 में, 162 में। अगर हम लोग इस प्राइस ऑफ पॉइंट पे भी देखें कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे निकल के गया है, जो लोग यहाँ पर सेल पोजीशन करके रखे थे वो लोग स्टॉक को सेल करके यहाँ से निकल गए, इसलिए यहाँ पर स्टॉक प्राइस ऊपर तक मूव किया। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बाइंग का बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक बाइंग प्रोपेंसिटी नज़र में आ रहा है। जो भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बिल करके रखे थे फ्यूचर में सेलिंग का, वो सब कुछ अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करके निकल रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर थीम में यह स्टॉक पॉजिटिव वातावरण में नज़र में आ रहा है। अगर हम लोग उसी के साथ थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी चेक कर लिए तो हम लोगों को और ज़्यादा क्लियर मिलेगा कि हम लोगों को स्टॉक्स में एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। देखो अगर हम लोग इसकी हाँ, इंडियन ऑयल की मैं अगर देखो, अगर एज एन फंडामेंटल एनालिसिस में अपनी बात करूँ तो देखो कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, लेकिन चलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है
क्योंकि देखो बहुत हेवी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस है, तो इसमें आरओई बहुत इंप्रूव होगा ऐसा बोलना गलत होगा। तो ये चलिए ठीक है इन कंपनीज के लिए। और अगर हम लोग डेप्थ देखें, कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा कर्जा है। आप लोग देख सकते हैं कि कर्जा भी बहुत ज़्यादा है, और कर्जा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आरओई के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मैं फोकस करूँगा आरओसीई के ऊपर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। अगर जानना है क्यों तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इनके ऊपर भी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर उसी के साथ अगर हम लोग और ज़्यादा देखें, कंपनी का जो क्विक रेशियो है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कंपनी के पास कितना जो डेप्थ है उसको अगर स्क्वायर अप करना हो तो क्या वो कंपनी कर पाएगा। देखो अभी के लिए क्विक रेशियो बहुत ही खराब है, क्विक रेशियो 1 हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर जो है इसमें कंपनी के अंदर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत हैवी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, इतना पुराना कंपनी है तो हम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि ये डेप्थ लेकर ये कंपनी ऐसे ही काम करता है। कैश साइकिल भी ठीक ठाक ही है। बुक वैल्यू 118, हाँ जो मैं कह रहा था, बुक वैल्यू देखिए कंपनी का 118, यानी हेवी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस है। तो अगर बुक वैल्यू 118 के आसपास है तो स्टॉक प्राइस मूव क्यों किया, उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन है 180 का ये बुक वैल्यू। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर भी स्टॉक प्राइस को थोड़ा देखेंगे, देखो स्टॉक प्राइस को देखो, जब 118 कंपनी का बुक वैल्यू है, मैं तब ही इस कंपनी को एक थोड़ा पॉजिटिव नजर में देखा था, पर मैं एंट्री नहीं ले पाया था। ये मेरी बैड लक है। देखो जब भी स्टॉक प्राइस 86 फिक्स में ट्रेड कर रहा था तो एज यूजुअल एज एन वैल्यू इन्वेस्टर ये पता हम लोग को वैल्यू ऐसे ही मिल रहा था। देखो जहाँ पर बुक वैल्यू 118 का दिखा रहा था वहीं पे स्टॉक प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था 100 के भी नीचे। तो एज यूजुअल ये कॉमन बात है कि अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोगों को एक वैल्यू इन्वेस्टिंग तो हो ही जा रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए शायद बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर बाइंग किया और स्टॉक प्राइस यहाँ तक मूव किया। देखिए 118 के भी नीचे स्टॉक प्राइस था, यानी मैं फिर से कह रहा हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग तो यहीं पे हो जा रहा था, जिस वजह से भी स्टॉक प्राइस मूव किया होगा। सिर्फ यही वजह नहीं है, और भी बहुत सारे वजह है जो मैंने पहले ही बोला कि अभी पॉजिटिव वातावरण है, पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर हम लोग उसी के साथ और बहुत कुछ नहीं देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, उसको छोड़ ही दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। लेकिन फिर भी एक बार बोल लूँ कि 2020 के बाद 23 में सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ये अचानक सेल इंक्रीज होना भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया, बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज हुआ एक साल के अंदर, जिस वजह से भी शायद लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हुआ। अगर हम लोग उसी के साथ कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखें, देखो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है उसको लास्ट 3 ईयर में देखो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ट्रेलिंग 12 में प्रॉफिट ग्रोथ देखो, ये भी एक रीज़न है लोगों का इंटरेस्ट बिल्ड होने का। और अगर हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं तो यहाँ पास देखिए 2022 में, देखिए 2022 में 22 की सितंबर में देखिए, जहाँ पर गवर्नमेंट होल्डिंग जीरो था वहीं पे गवर्नमेंट ने अचानक 19% अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। पूरा होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स से खरीद के गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। आपको पता है कि जब भी अभी के टाइम पे पीएसयू सेक्टर में जो भी गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस स्टॉक्स है वो में बहुत ज़्यादा रैली आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट यहाँ पर अचानक ने इंक्रीज अपना जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज कर लिया, तो ऐसे में कंपनी के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट आना तय था, हम लोगों ने मिस कर दिया। जो भी हो, अगर हम लोग पिछले कुछ एक क्वार्टर में देखें, कंपनी का जो एफआईआई है उसने भी अपना इंक्रीज किया है स्टेक, और गवर्नमेंट ने तो इंक्रीज किया है, ये भी एक रीज़न है। अगर हम लोग कंपनी की डायरेक्ट वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे भी एक चीज़ देख लीजिए कि कंपनी काम काम किस किस में करता है। देखिए पहला है रिफाइनिंग, और आपको पता है कि इस गोवा में जाके एक रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने रिफाइनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट बिल्ड किया है कि हमारा रिफाइनिंग इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, और ज़्यादा पैसा एलोकेट किया जाएगा इनके ऊपर, जो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है आईओसीएल को। यहाँ से भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। रिफाइनिंग के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। अगर आप इस पेज को पढ़ेंगे आईओसीएल के वेबसाइट पे जाके तो आपको मिल जाएगा, आप इनसाइट हाईलाइट सब कुछ पढ़ सकते हैं, उसी के साथ आउटलुक भी पढ़ सकते हैं कि इनका कैपेसिटी 2026 में कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। उसी के साथ पाइपलाइन, ये लोग हाईएस्ट पाइपलाइन क्रूड पाइपलाइन का
मार्केट शेयर ओन करता है 51%। उसी के साथ गैस पाइपलाइन भी इसके अंदर है। उसी के साथ अगर हम लोग और देखेंगे मार्केटिंग, आपको पता ही है कि हमारे सबसे ज़्यादा अगर आउटलेट होगा ये इस पेट्रोल पंप का, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आउटलेट हमारे IOCL का ही है, और एविएशन फ्यूल्स आउटलेट भी इन लोगों का है। उसी के साथ EV में भी ये लोग काम कर रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी इन लोगों का आउटलेट के अंदर ये लोग दे रहे हैं। और अगर नेचुरल गैस में भी देखें इन लोगों का प्रेजेंस है। उसी के साथ पेट्रोकेमिकल्स में इन लोगों का लीडिंग पोजीशन है, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट के अंदर आप देख ही सकते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा ओवरव्यू है IOCL कंपनी का कि स्टॉक प्राइस ऐसे भी ऊपर जाएगा। तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हम इसको नकार नहीं सकते। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आप एक थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर करेक्शन होता है, मैंने बोला कि करेक्शन हो तो मैक्सिमम यहाँ तक करेक्शन होगा, इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि लास्ट 2 कैंडल जहाँ पर आके स्टॉप हुआ है, आप मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्शन यही था कि होगा, लेकिन ना भी हो सकता है, तो अभी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तो ये था मेरा खुद का एक एनालिसिस। मैं ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल नहीं हूँ। अपना रिसर्च खुद कर लीजिएगा, और अगर आपको और ज़्यादा जानना है बहुत सारे कंपनी के बारे में तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और एशियन पेंट के ऊपर भी मेरा एक एनालिसिस है, अब उसको भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये रिसेंट एनालिसिस है मेरा, तो शायद हम लोग इसको तो हम लोग मिस कर गए। एशियन पेंट को मिस बिल्कुल मत करना क्योंकि एशियन पेंट अभी एक इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।